सबसे ज़्यादा स्कोर्स किसने बनाए हैं? बाबर आजम ने, तो उनका एरिया इसमें पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा है। देन मोहम्मद रिजवान ने उससे कम बनाया, मोहम्मद रिजवान का एरिया कुछ कम हो गया। फ़खर जमान ने 75 बनाए, सबसे कम थे, इनका एरिया और कम हो गया। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज़ अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और आज हम देखेंगे ग्राफ्स के बारे में। आपको वैसे तो पहले से पता है, आप ग्राफ्स पढ़ के आए थे। ग्राफ से हमेशा आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? आपके पास सबसे पहले जब भी आप ग्राफ सोचते हैं आपके पास कुछ इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस आ जाती हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ ग्राफ एक तरह के नहीं होते, ये ग्राफ की एक टाइप है। आपके पास डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्राफ इटसेल्फ होते क्या हैं? ग्राफ आपके पास एक ऐसा तरीका है डेटा को रखने के लिए कि जिससे हम अपने डेटा को ईजिली याद रख सकते हैं, ईजिली हम उसको देख सकते हैं। या ऐसे समझें कि लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 1 है या y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 4 हो गई। इस तरह से डेटा चलता जा रहा है। तो बजाय इसके कि आप इतना बड़ा डेटा अपने माइंड में याद रखो या बार बार आप अपनी शीट्स निकाल के डेटा देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बना ली ग्राफ के रिस्पेक्ट से जो आपको क्या करे, आपको एट अ टाइम पूरा डेटा विजुअलाइज करवा रही है। बजाय इसके कि आप बार बार देखो, डायरेक्टली आपने क्या किया, ग्राफ से आप देख सकते हो। तो आपके पास क्या है, ग्राफिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स या तो आप ये जैसे डायग्राम बना दिए इस तरह से, या पिक्चर्स की रिस्पेक्ट में भी आप ग्राफ्स बना सकते हो, जिसे अभी हम देखेंगे। तो ग्राफ आपके पास, और वो कर रहा है क्या है कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज कर रहा है। दूसरा चीज़ कि आसानी होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या शो करता है, ये ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को या रिलेशनशिप्स को शो करता है। जैसे यहाँ अगर आप देखें, मैंने जो ये पॉइंट्स बनाए, एक्चुअली ये आपके पास पॉइंट्स किसके हैं, y = 2x। ये आपके पास क्या था, एक्चुअली y और x में एक रिलेशनशिप था इक्वेशन का, उसके रिस्पेक्ट से ये ग्राफ बनाया है। इसी तरह अगर ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स आपके पास क्या होते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से चल रही है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर एक ग्राफ देखा है, उसके अंदर कुछ ऐसे ग्राफ बन रहे थे जिसमें आपके पास क्या होता था कि अल्कली मेटल जो है वो टॉप की पोजीशंस को ऑक्युपाई करते हैं हमेशा। तो ये क्या है, एक ट्रेंड बना है। ये भी किससे शो हो रहा है, ग्राफ से ही शो हो रहा है आपके पास। तो हम ग्राफ से क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम अपने डेटा को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ सोचें, आपके पास पूरा पीरियोडिक टेबल है, उसको समझना मुश्किल है, उसमें आप कोई चीज़ देखो, थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। अगर वही चीज़ इन ग्राफ के ऊपर रख दी जाए तो आसानी है ना। आपके पास यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप पूरा आ जाएगा, यहाँ सेकंड ग्रुप आ गया, थर्ड ग्रुप, इस तरह से। तो चीज़ों को विजुअलाइज करना आसान कर देता है आपके पास क्या, ग्राफ। देन आपके पास कुछ ग्राफ्स आते हैं जिसमें पहली ग्राफ की जो टाइप है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ आपके पास मतलब नाम से पता लग रहा है, बार्स या रेक्टेंगल्स की मदद से हम चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे आपके पास अगेन हम कुछ लाइंस बनाते हैं और यहाँ पे हम कुछ बॉक्सेस बना देते हैं। लेट्स सपोज कुछ इस तरह से, और हम इस चीज़ को सपोज करते हैं कि ये जो बार्स है एक्चुअली आपको परसेंटेज शो कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपके जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेट्स सपोज ये आपकी क्लास 4th की परसेंटेज के लिए है, ये क्लास 5th के लिए, देन 6th, 7th एंड 8th। तो आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपके पास क्या है कि आप 100% अपने पास लें, लेकिन 100% आना पॉसिबल तो नहीं होता। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ बार्स बना लिए और इसको हम कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन में यहाँ पे लेके आएंगे। तो आपको ये क्या शो कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा इनकी हाइट होगी आपकी परसेंटेज उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा आपकी ये हाइट कम होती जाएगी उतनी परसेंटेज कम होती जाएगी। तो ये आपके पास के बार्स के थ्रू हम चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप अपनी लेट्स सपोज फाइल्स लेते हैं और 4 से लेके 8 तक की फाइल्स आप अपने पास रख लेते हैं, अब आपके पास क्या है कि आपको जब भी लेट्स सपोज 4 की परफॉर्मेंस देखनी है आपको एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, आपको एट अ टाइम पूरी अपनी 5 क्लासों की परफॉर्मेंस दिख रही है। तो चीज़ों को विजुअलाइज करना आसान हो गया, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। टाइप कौन सी है, बार ग्राफ। देन आपके पास आता है पिक्टोग्राफ।
पिक्टोग्राफ एक्चुअली ये पिक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे लेट्स सपोज कि आप डेली बेसिस पे पेंसिल्स बाय कर रहे हैं और आपको उसे ग्राफ के रिस्पेक्ट से शो करना है, या लेट्स वो मंथली बेसिस पे कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। आपने क्या किया कि ये आपके पास जनवरी के मंथ के लिए, देन फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, अभी 4 मंथ के लिए देखते हैं। ये आपके पास कौन सा है, जैन आ गया, फेब, मार्च और अप्रैल। आपने क्या किया, जनवरी के महीने में 3 पेंसिल्स बाय की, देन फरवरी में सिर्फ 1 की, मार्च में आपके पास कुछ पैसे ज़्यादा आए और आपने 5 पेंसिल्स बाय कर ली, और अप्रैल में आप सिर्फ 2 पेंसिल्स को बाय कर सके। तो आपने क्या कर रहे हैं, आप पिक्चर्स के थ्रू, ये एक्चुअली मैं पेंसिल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो रहा है, आप इस तरह से भी डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली डेटा मिलेगा कि जनवरी में आपने कितनी पेंसिल्स बाय की। तो ये क्या है आपके पास, पिक्टोग्राफ। देन लाइन ग्राफ आपके पास आते हैं, और लाइन ग्राफ आप बहुत ज़्यादा देख के आए हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कॉमनली जो आपके पास ग्राफ्स, लेट्स सपोज अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें आपके पास क्या होते हैं, ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरह से पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, या ये डॉटेड लाइन नहीं बनाते, इस पॉइंट पे आपका 1,1 है पॉइंट, यहाँ पे 2,2, 3,3। तो ये आपके पास ग्राफ होएगा एक y इक्वल्स टू x लाइन का, जिसमें जहां y की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, जो y की है वही x की वैल्यू है। ये आपके पास क्या है, लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ की भी 2 टाइप्स आती है। यहाँ पे आपका एक ही लाइन चल रही है। लेट्स सपोज आपका एक ग्राफ कुछ ऐसे आता है, लाइन ग्राफ की ही एक टाइप है जिसे हम ब्रोकन लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, जिसमें आपका लाइन पहले कुछ ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, इस तरह से बार बार लाइंस क्या हो रही है आपके पास। एक्चुअली जो लाइन की डेफिनेशन है वो ये होती है कि एक लाइन वही होती है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो यहाँ तो लाइन की डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, मीन्स ये आपके पास ये वाली एक अलग लाइन है, ये अलग है, ये अलग, देन लाइंस क्या हो रही है, ब्रोक कर रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोकन लाइन ग्राफ। इसके बाद आपके पास आता है कर्व ग्राफ। कर्व ग्राफ में क्या होगा, अब आपके पास कर्व फॉर्म होना शुरू होंगे। जैसे कि आपने अभी तक कर्व्स पढ़े तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे हमने कुछ लेक्चर्स पहले एक ग्राफ देखा था रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, जिसमें मैंने आपको कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनवाया था। तो आपके पास क्या हो रहा है, ये कर्व आ गया ना आपके पास, इसे क्या बोलेंगे, एक कर्व लाइन ग्राफ बोलेंगे। इसी तरह अगर आपका ग्राफ ऐसा नहीं होता, सपोज करें, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये भी तो एक कर्व है। तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये आपके पास होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक ग्राफ कुछ ऐसे फॉर्म होता है। तो अब आपका ये जो ग्राफ है ये आपके पास होता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इक्वेशंस चेंज होती हैं, ग्राफ जो है वो चेंज होते जाते हैं, और इसमें क्या बन रहे हैं, कर्व बन रहे हैं। तो आपके पास कौन सा ग्राफ आ गया, कर्व लाइन ग्राफ। देन लास्ट आपके पास टाइप है, अच्छा एक चीज के इसके अलावा भी ग्राफ की टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके जो पूरे कोर्स में यूज होंगी वो इनके अलावा कोई नहीं यूज होंगी, तो हमने बाकी को छोड़ दिया है। और आपके पास लास्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपके पास क्या करेगा, पाई चार्ट एक्चुअली किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट से आपको वैल्यूज बताएगा। जैसे लेट्स सपोज कि पाकिस्तान का एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच है, और उसके अंदर 3 प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज कोई पाकिस्तान की सिर्फ 1 विकेट गिरती है, मींस 3 प्लेयर्स की बैटिंग आती है। उसके अंदर आपके पास क्या हुआ, लेट्स सपोज कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि बाबर आजम ने 150 स्कोर किए, देन आपके पास मोहम्मद रिजवान आते हैं, उन्होंने लेट्स सपोज 120 स्कोर किए, और आपके पास एक थर्ड बैटर ले लेते हैं फखर जमान लेट्स सपोज, तो आपके पास उन्होंने लेट्स सपोज 75 स्कोर्स किए, और सिर्फ 3 की बैटिंग आई है, इनमें से लेट्स सपोज ये नॉट आउट रहे, ये नॉट आउट रहे, और मोहम्मद रिजवान आउट हो गए थे। मींस सिर्फ 3 बंदों ने बैटिंग की है। और पाई चार्ट को आप सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे। हमारे पास कितने बंदों की बैटिंग आई है, सिर्फ 3 बंदों की, मीन 3 लोगों की कंपैरिजन होगी। सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाया, बाबर आजम ने। तो बाबर आजम इस सर्कल का सबसे ज्यादा एरिया कवर करेंगे। किस तरह से कि लेट्स सपोज बाबर आजम के हैं 150 स्कोर्स, तो हमने क्या किया, बाबर आजम का एरिया सबसे
ज़्यादा है। ये सारा जो एरिया है ये हमने कर दिया बाबर आजम के लिए। देन आपके पास मोहम्मद रिजवान 120 है, तो ये वाला एरिया आपके पास, या थोड़ा ज़्यादा करते, ये एरिया आपके पास आ गया मोहम्मद रिजवान के लिए। और लास्ट आपके पास जो एरिया बच रहा है ये आ गया फ़खर जमान का। तो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा स्कोर्स किसने बनाए हैं, बाबर आजम ने, तो उनका एरिया इसमें पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा है। देन मोहम्मद रिजवान ने उससे कम बनाया, मोहम्मद रिजवान का एरिया कुछ कम हो गया। फ़खर जमान ने 75 बनाए, सबसे कम थे, इनका एरिया और कम हो गया। तो आपके पास क्या होगा कि इसमें आपको एक्चुअल वैल्यूज़ तो नहीं बताई जा रही ना। अगर मैं बोलता हूँ कि इसको हटा दिया हमने, अब बताओ बाबर आजम ने स्कोर कितने बनाए, ये नहीं बता रहा ग्राफ आपको। तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ रिलेटिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि किसने क्या स्कोर ज़्यादा किया है, किसने कम किया है। इसी तरह इसे हम मोस्टली पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं कि लेट्स वो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वगैरह हमने कंट्रीज लिए, किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगी। देन उससे कम है वो उससे कम, सबसे कम जिसकी होगी वो सबसे कम एरिया कवर कर रही होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, और इसी को हम सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं। दोनों नाम इसी के होते हैं आपके पास। तो आप इसको नोट कर लें, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो मोस्टली आप पढ़ के आए हैं, आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा है वो y पढ़ा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पढ़ा है। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं, आपने क्या किया है, ग्राफ्स आपने पहले प्लॉट किए हैं, जिसमें आप क्या करते थे, अगर आपका एक इक्वेशन है y = 2x + 5, तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू अपनी मर्जी से पहले रखी। लेट्स सपोज x आपने 1 रखा, y की वैल्यू कैलकुलेट की, देन x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू कैलकुलेट की। तो आपके पास क्या हो रहा है, x की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से प्लॉट कर रहे हो, अपनी मर्जी से x की वैल्यू चूज कर रहे हो। आप चाहते तो -3 ले लेते, आप चाहे तो 4 ले लेते, आप चाहते तो 10 ले लेते। तो x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। और इसी तरह x की वैल्यू हम जो मर्जी पुट करें, y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से आंसर में नहीं ला सकते। जैसे अगर यहीं पे देखें, आपके पास क्या आ जाएगा, y = 2, x की जगह पर 1 आएगा और +5, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर आप चाहते कि x 1 रखें, y की वैल्यू 8 आ जाए, पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x की वैल्यू पे, x डिपेंड नहीं कर रहा किसी चीज़ पे। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कुछ नाम्स होते हैं, प्रेडिक्टरी, एक्सप्लेनेटरी या इनपुट वेरिएबल। और डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वेरिएशन डिपेंड नहीं कर रही दूसरे वेरिएबल पर, लेकिन ये इफेक्ट जरूर डाल रही है दूसरे वेरिएबल पर। जैसे x की वैल्यू 1 रखी, इंडिपेंडेंटली हमने चूज किया, लेकिन y की वैल्यू इंडिपेंडेंटली चूज नहीं कर रहे, y की वैल्यू इक्वेशन से आ रही है, तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे। तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके कुछ नाम्स होते हैं, रिस्पॉन्स, आउटकम या आउटपुट वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। देन आपके पास आता है बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। जब बेस्ट फिट लाइन ग्राफ आपके पास क्या होता है कि लेट्स सपोज आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ग्राफ था। आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे, पहले पॉइंट्स मार्क करते थे अपने पास। तो लेट्स सपोज आपने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में आपका जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। और आपने इसके अंदर एक लाइन बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इतने सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप एक ऐसी बेस्ट लाइन बनाएंगे जो आपको मिनिमम एरर दे। जैसे लेट्स सपोज आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप जो लाइन बना रहे हो उसे यहां बना दिया, नहीं, क्यों, पॉइंट्स से ये कितनी दूर बन रही है लाइन, तो एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप इसी लाइन को इस पॉइंट से देखें तो ये कितनी ज्यादा दूर हो गई, इसी तरह इस पॉइंट से देखें तो हमने एक ऐसी लाइन इसके दरमियान में बनानी है जो हर एक पॉइंट से कम फासले पे आए। और लेट्स सपोज वो लाइन ये थी, सपोज कर ले, तो आप देखें इस लाइन की वजह से एरर कम हो गया। क्यों एरर कम हो गया, कि यहां देखें एरर कितना ज्यादा था पहले, अब इस पॉइंट से एरर कम हो गया। तो आपने क्या किया, एक ऐसी लाइन बनाई जो सबसे ज्यादा बेस्टली फिट आ रही थी हमारे ग्राफ के अंदर, उसे हमने क्या बोला, बेस्ट फिट लाइन ग्राफ।
और ये कर रही क्या है, हमारे डेटा को अप्रोक्सीमेट कर रही है, सपोज करवा रही है कि जो हमारे एक्चुअल वो है वो लाइन ऐसे जा रही है, हमारा जो डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर गया है। अच्छा, इसी स्कैटर्ड से आपके पास यहाँ एक लफ्ज़ आ रहा है स्कैटर प्लॉट। हमने अभी अभी ग्राफ की कुछ टाइप पढ़ी है, एक्चुअली ये यहाँ वर्ड आ गया, तो इसे भी देखते हैं कि आपके पास एक और ग्राफ की टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर्ड प्लॉट एक ऐसा ही प्लॉट होता है, ऐसा ही ग्राफ होता है जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड होंगे और हम एक ऐसा एनालिसिस यूज करेंगे जिससे हमें एक बेस्ट फिट लाइन मिलेगी। और उस एनालिसिस को जिससे हमने ये लाइन बनाई है ये खुद से नहीं बनाई, हम इसके लिए डिफरेंट एनालिसिस यूज करते हैं और उस एनालिसिस को हम बोलते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस क्या करेगा, आपका जो स्कैटर्ड प्लॉट है उसके बीच में एक बेस्ट लाइन प्लॉट करेगा। इसी की एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज अगेन आपके पास एक ग्राफ है और उसके अंदर आपने एक ही लाइन बनानी थी, लेकिन आपके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे और ऐसे। आपने इसके अंदर बेस्ट फिट लाइन ग्राफ बनानी है और वहां बनानी है जहां आपका एरर कम से कम आए। अगर लेट सपोज आप अपनी लाइन को यहां बना देते हो, इसके ऊपर आपने लाइन बना दी, तो एरर क्या है आपके पास, इतना सारा एरर आ रहा है पॉइंट्स के बीच में आपके पास। अगर आपने यहां लाइन बना दी, अगेन काफी सारा एरर आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्यों, आपका एरर कम हो गया। अगर आप देखें एरर की वैल्यू कम हो गई है, तो हमने क्या किया, बेस्ट फिट लाइन ग्राफ बनाइए अपने ग्राफ में, स्कैटर्ड प्लॉट में, और यही आपके पास कहलाती है बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। किसके थ्रू बनाई है, रेग्रेशन एनालिसिस के थ्रू बनाई है। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट पे आए, ये क्या कर रहा है बेस्ट फिट लाइन ग्राफ, मिनिमाइज कर रहे डिस्टेंस, किसमें, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू। मीन्स आपका जो एक्चुअल वैल्यू थी वो इस लाइन के ऊपर आनी थी, लेकिन हमने जो मेजर्ड की है वो यहाँ थी। तो इसने क्या किया, इस लाइन ने ये जो डिस्टेंस था इसको कम कर दिया। पहले डिस्टेंस इतना सारा आ रहा था, अब डिस्टेंस इतना इतना आ रहा है। तो बेस्ट फिट लाइन ग्राफ है, डिस्टेंस मिनिमाइज हो गया है, किसके थ्रू हुआ है, रेग्रेशन एनालिसिस के। अच्छा, अब आपके पास जैसे अभी तो हमने लाइंस देखी हैं, आपके पास इस तरह के कर्व भी आ सकते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन थोड़ा ग्राफ अब छोटा बना लेते हैं ताकि पॉइंट्स कम लगाने पड़े। लेट्स सपोज ऐसा कुछ आपके पॉइंट्स आ रहे थे, तो अब हमें एक कर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो तो ऐसे चली जाएगी, इसका मतलब कि ये तो गलत हो गई। हम क्या करेंगे, इस बार हम एक कर्व बनाएंगे जो इसके डिस्टेंसेस को मिनिमाइज करेगा। अगेन तो ये क्या होगा आपका बेस्ट फिट लाइन, इसको आप बेस्ट फिट लाइन कर्व भी, बेस्ट फिट कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन मैंने क्या कहा, लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, तो ये बेस्ट फिट कर्व होगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगेन मैं आपको वही एक पहले एग्जांपल दी है, और किस तरह की दी थी, मैंने कर्व कुछ ऐसे बनाया था। मैंने कहा कि ये ग्राफ किसका है, y = x² का। तो आपके पास इसमें क्या हो रहा है कि, और इस ग्राफ को जो हम बोलते हैं, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला, कप अप पैराबोला बोलते हैं। एक बिल्कुल कप की तरह जिसके जो कप है वो अपवर्ड है, तो इसे कप अप पैराबोला बोलते हैं। और इसमें y क्या है आपके पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखेंगे, y की वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर। तो ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। तो आप इसे नोट करें, देन हम आगे करते हैं। नाउ वी हैव एरर बार्स। और एरर बार्स आपके पास क्या होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगेन उन्हीं ग्राफ्स की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज आपने ग्राफ प्लॉट किया और उसके अंदर पॉइंट्स कुछ ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। अब आपने क्या किया कि इन पॉइंट्स को आपने मिलाना था, लेकिन जब आपने स्केल लेके इन पॉइंट्स को मिलाया तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ ऐसे बन रही थी। तो अब आपके पास क्या हुआ कि ग्राफ में तो ऐसा होना चाहिए कि हर पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से मिल रहा हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट नहीं मिल रहा। तो आप क्या करते थे, आप इनके ऊपर एक सर्कल्स बना देते थे ऐसे करके कि सर्कल से तो टच हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो सर्कल्स हैं ये आपके पास क्या शो कर रहे हैं, आपके एरर को या अनसर्टेनिटी को शो कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एरर आ गया है। तो आपके एरर बार्स क्या करेंगे, ये आपके पास एरर बार्स एक्चुअली इस तरह से भी शो होते हैं, एक और तरीका भी होता है, ये भी आपका एरर बार्स ही होते हैं। लेकिन एरर बार्स शो करने का एक और तरीक़ेकार भी होता है। किस तरह से कि आपने क्या किया,
लेट्स सपोज ये आपका ग्राफ था और इसके ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट, एक एरर बार शो करने का ये तरीक़ेकार भी होता है। अब आपने क्या किया, अगेन हम x को कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू तो आपने खुद से सपोज की है, मींस x में तो कोई एरर नहीं आ रहा, x की वैल्यू आपने लेट्स सपोज 1 2 3 करके खुद से सपोज की है ना, इसका मतलब कि x एक्सिस पे कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि वो तो सपोज्ड वैल्यू थी, इंडिपेंडेंट है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट से y में एरर आ सकता है क्योंकि y को कैलकुलेट करने के लिए आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस की हैं। तो सपोज करें कि आपको ऐसा लग रहा है कि y की जो ये वाली वैल्यू है, मींस ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू x एक्सिस पर होती है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो y में वैल्यू आ रही है वहां पे कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आप उसे कुछ बार से शो करेंगे, कुछ इस तरह से कि आपने यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा दी और इसी तरह यहाँ पे थोड़ी छोटी, यहाँ पे आपने सिर्फ डाउनवर्ड लगाई, अपवर्ड नहीं लेके गए, यहाँ पे आपने थोड़ी बड़ी लाइन लगा दी, इसी तरह से यहाँ पे ऐसे। तो ये लाइंस आपको क्या शो कर रही हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इसके बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है इस पूरी लाइन पे, लेकिन आपने यहाँ पे शो किया है, मीन्स आपको इसमें आपके पास अनसर्टेनिटी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है आपके पास। और वो ये क्या है आपका, जो मैंने इस तरह से लाइन शो की है, इन्हें हम एरर बार्स बोलते हैं। मैंने इसे y में ही क्यों बनाया, x में नहीं बनाया, क्योंकि x की वैल्यू तो सपोज्ड वैल्यू थी ना, वो डिपेंड ही नहीं कर रही, हमने x की वैल्यू डायरेक्ट 1 ली है। तो आप क्या बोलोगे कि x की वैल्यू 0 से 2 में लाई करेगी, नहीं, आपने उसको डायरेक्ट 1 लिया है। y की वैल्यू के लिए कैलकुलेशंस की गई हैं, तो y की वैल्यू में आपको अनसर्टेनिटी आ सकती है ना। तो आपने यही शो किया है कि ये जो बार्स है ये शो करे कि इतनी हमारे पास अनसर्टेनिटी है y एक्सिस पे। तो ये आपके पास क्या है, एरर बार्स हैं। और ये क्या शो कर रहे हैं, ये छोटी छोटी लाइंस होती है किस पे, ग्राफ पे, जो शो कर रही हैं कि हम कितने परसेंट अनश्योर्ड हैं, कि हमें कितना परसेंट डाउट है कि हमारी जो वैल्यू है वो गलत है। तो ये आपका वो एरर आ रहा है एक्चुअली। देन आपके पास जितनी ज़्यादा लेंथ होगी एरर बार की, जैसे आप यहाँ देखें इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी और कम, इसकी कम, देन इस तरह से, तो जितनी आपका लेंथ बढ़ेगी इसकी, प्रिसिशन उतना ज़्यादा लो हो जाएगा। प्रिसिशन लो होने का क्या मतलब था कि आपकी जो लेंथ बढ़ रही है, मींस आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा डेविएट कर रही है। प्रिसिशन कब हाई होती थी आपके पास, जब वैल्यूज डेविएट ना करे एक पॉइंट से, भले वो सही हो या गलत हो, लेकिन डेविएट नहीं करनी चाहिए। इसे हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा है हमने। तो आपके पास प्रिसिशन क्या है कि वो वैल्यू जो डेविएट कम से कम करे, और जैसे जैसे लेंथ ऑफ एरर बार्स बढ़ेगा, इसका मतलब वैल्यू डेविएट कर रही है ना, हमारी अपने पॉइंट से हट रही है, इसे हम डेविएशन बोलते हैं। डेविएट करना मीन्स अपने पॉइंट से हिल रही है, चेंज हो रही है। तो प्रिसिशन कब लो होगा, जब एरर बार्स की लेंथ बढ़ती जाएगी। देन आपके पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका अब टॉपिक है, जो आपके पास क्या है, एक्सट्रापोलेशन। और एक्सट्रापोलेशन में हम क्या करते हैं, एक्चुअली आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अनसीन डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। किसकी मदद से, जो हमने डेटा सीन कर लिया है उसकी वजह से। जैसे आपके पास, और इसके रिस्पेक्ट से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ अबाउट केमिस्ट्री, जो आपके पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या एब्सोल्यूट आप इसको जीरो भी पढ़ते हो, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ हमें इसके लिए जाना पड़ेगा कि आपका लेट्स सपोज एक ग्राफ है, और वो किस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे जो x, हम क्या करते थे, इधर x की वैल्यू, इधर y की वैल्यू। अब x एक्सिस की जगह पे आपके पास एक गैस का टेम्परेचर आ रहा है, और y की जगह पे गैस का वॉल्यूम आ रहा है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर है और यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया गया है। अब आपके पास पहले तक, जब तक अमाइडो एवोगाड्रो ने इस बात को नहीं बताया था, उससे पहले सपोज किया जाता था कि आपके जो गैस का वॉल्यूम है वो 0 डिग्री पर 0 हो जाएगा। मींस आपके लेट्स सपोज एक गैस है, उसे आपने अपने फ्रीजर में रख दिया 0 डिग्री पे, वो सारी की सारी गैस लिक्विड बन जाएगी कूल डाउन होने की वजह से। तो आपके पास क्या होगा कि जैसे ही 0 डिग्री होगा, ये बात सपोज की जाती थी, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लेकिन बाद में पता लगा कि ऐसा तो होगा ही नहीं। कैसे पता लगा, आपके पास ग्राफ प्लॉट किया गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, और उस ग्राफ की जो लाइन थी वो कुछ इस तरह से आई, ऐसे करके आई। और जब आपके पास, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
और y मीन्स v की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेट सपोज हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, मीन्स आपके इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर तो 0 हो गया लेकिन वॉल्यूम 0 नहीं हुआ। अब हमने ये किया कि हमने इसे खुद से एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट मीन्स खुद से इस लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने, और इस लाइन को जब हम आगे लेके गए तो आपके पास ये लाइन जाके टच कर रही थी -273.16 डिग्री सेल्सियस पर। इस पॉइंट पे आके जब इस लाइन ने टच किया, हम इस टेम्परेचर तक जा नहीं सकते थे, एक्चुअली पॉसिबल नहीं था इस टेम्परेचर तक पहुंचना। तो उन्होंने इस ग्राफ को अपनी मर्जी से उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो उसे स्ट्रेट ही ले जाते हैं, और एक्स्ट्रा उन्होंने प्लॉट कर दिया इसको, जिसे हमने क्या कहा, एक्स्ट्रापोलेशन। और फिर उन्होंने बताया कि -273.16 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे x में तो वैल्यू है, y में वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका 0,0 होता है। ये आपका वैल्यू है x में, y में 0 वैल्यू होगी यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जब आपके पास वॉल्यूम कब 0 होगा, जब टेम्परेचर ये आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि -273.16 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 केल्विन के। मीन्स आपके पास यहाँ से एक नया टेम्परेचर से वो शुरू हुआ टेम्परेचर स्केल, जिसे हमने कहा केल्विन स्केल। तो आपके पास इसी से फिर एक फॉर्मूला बना जो आपके पास था, V बराबर है V0 इंटू T डिवाइडेड बाय 273 और प्लस V0। तो आपके पास ये आप इन्होंने फॉर्मूला बनाया, जिसमें अगर आप देखें इस फॉर्मूले में एक्चुअली ये जो T है ये इसको शो करे, इस टेम्परेचर को, स्मॉल t आपके पास ये टेम्परेचर को शो करे -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में लाके पुट करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आंसर आएगा, V0 इंटू इसे भी 16 कर दें, -273.16 डिवाइडेड बाय 273.16 और प्लस VO। अगर आप अब देखें इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, तो ये आपका -VO प्लस VO और प्लस माइनस कैंसिल होंगे, आपका वॉल्यूम 0 हो गया। तो यही बताया जा रहा था कि इस टेम्परेचर पे आके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टेक्निक क्या थी, एक्स्ट्रापोलेशन। अच्छा, अब आपके पास आती है इंटरपोलेशन। इसे इंट्रापोलेशन भी बोलते हैं और इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। इसमें आपके पास कुछ ऐसे होता है कि लेट सपोज आपने स्टार्टिंग डेटा फाइंड कर लिया, एंडिंग डेटा फाइंड कर लिया, बीच का डेटा रह गया आपका, और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं फाइंड कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इंटरपोलेशन करते हैं। और इंटरपोलेशन हम फॉर्मूलाज की बेस पे करते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। और आपका इसमें क्या होता है इंटरपोलेशन के केस में कि लेट सपोज एक ग्राफ बन रहा था आपके पास ऐसे और ऐसे, बीच का डेटा नहीं है हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास इधर के डेटा पॉइंट्स थे और यहाँ के डेटा पॉइंट्स थे, और हमें इस पॉइंट यहाँ के डेटा पॉइंट्स चाहिए। तो हमने यहाँ का जो पॉइंट थे उसे हमने x1 y1 बोल दिया, यहाँ के डेटा पॉइंट्स x2 y2, हमें इनकी वैल्यू पता है, मैं डायरेक्टली ऐसे सपोज कर रहा हूँ। जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो x y थे। तो हम इंटरपोलेशन कैसे करेंगे कि इनमें डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके रिस्पेक्ट से बीच की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। तो आपके पास ये क्या थे, एरर बार्स, एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। इसके बाद एक चीज और है ग्राफ के हवाले से, वो देखते हैं, देन हम लेक्चर एंड करेंगे। नाउ वी हैव स्लोप एंड इंटरसेप्ट। और आपके पास स्लोप एक्चुअली क्या होते हैं, आपने स्लोप वर्ड ही सुना होगा। स्लोप आपका कोई भी एक ऐसी लाइन होती है जो कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो किससे, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप जैसे कि लेट सपोज हम कुछ ग्राफ्स देखते हैं, लेट सपोज आपका एक लाइन है जो कुछ ऐसे जा रही है, इस तरह से किसी ना किसी एंगल के ऊपर है ये लाइन थीटा। जैसे जैसे आपका ये एक्चुअली एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्लोप बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल कम होता है तो स्लोप कम भी हो जाएगा, और अगर ये एंगल 0 हो जाता है इसका क्या मतलब है कि स्लोप 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या होता है कि स्लोप के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन स्लोप का जो सबसे आसान फॉर्मूला है वो आपका बराबर होता है m = tan थीटा, और ये m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, स्लोप का। और मैंने आपको क्या बताया, स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे सॉरी एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ेगा। तो अगर लेट सपोज हम यहाँ पे 3 लाइंस बनाते हैं, एक लाइन इसी को रहने देते हैं, और इस लाइन के लिए लेट सपोज जो थीटा है वो 45 डिग्री है, सही है। और एक लाइन और, 2 लाइंस हम यहीं पे और बनाते हैं,
एक लाइन हमने यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका जो थीटा था ये 45 डिग्री यहीं लिख लेते हैं। एक लाइन हम बना रहे हैं यहाँ पे, जहाँ थीटा आपके पास क्या है, आपके पास क्या हो रहा है, अब एक्स एक्सिस ये रही, इसके साथ लाइन आ गई, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपके पास एंगल तो बन ही नहीं रहा ना, अब एंगल कब बनेगा जब लाइन किसी ना किसी एंगल पर जाएगी। और एक लाइन अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल आपको कहाँ से लेने, एक्स एक्सिस से, एंगल आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, तीनों में देखना है कि सब वैल्यूज क्या आती है। मैंने आपको क्या बताया है, जैसे जैसे एंगल कम होगा स्लोप की वैल्यू कम होगी, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप यहां देखें एंगल क्या है 0, तो मींस इससे कम वैल्यू थीटा की नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, अगर हम देखें m = tan थीटा, तो थीटा की जगह ये इस केस में क्या आ जाएगा 0, और tan 0 आपके पास बराबर होता है 0 के। मींस आपके पास ये जो लाइन है एक्चुअली ये एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका जो एक्स एक्सिस का स्लोप है वो क्या होगा 0 होगा। देन अगर आप देखें अब ये वाली जो लाइन है बिल्कुल वाई एक्सिस पे आ रही है और थीटा क्या बन रहा है 90 डिग्री। अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, m = tan और थीटा की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास ये होगा कि tan 90 डिग्री आपके पास बराबर होता है इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी मीन्स एक ऐसा नंबर जो हमें पता नहीं है और वो मैथमेटिक्स का आखिरी नंबर होगा, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। और जैसे आप 8 ऐसे बनाते हैं, अगर 8 को ऐसे बना दें तो आपका इन्फिनिटी बन जाता है ये। इसका मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा 0, वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होगा। और तो हमने यहाँ लिख दिया वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पे आते हैं एक और देख लेते हैं इसको भी, m = tan 45 डिग्री, तो यहाँ आपके पास स्लोप की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप अपने साथ कैलकुलेटर रखें और चेक करते रहें, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ आपको, तो आपने भी चेक करना है। तो आपके पास क्या हुआ, स्लोप कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। अब आपके पास अभी हमने क्या किया, ऐसे लाइन ली हमने, देन इस लाइन को हल्का सा हमने रोटेट करवाया जो यहाँ पे आ गई, मजीद रोटेट करवाया तो ये केस बन गया। अगर हम इसको मजीद रोटेट करवा दें, जैसे कि एक और केस लेते हैं, पहले हमारे पास क्या थे, लाइन एक्स एक्सिस पर थी जो ये रहा केस, फिर हमने उस लाइन को इस तरह से रोटेट करवाया, ये वाली आ गई, यहां से हमने इसको मजीद रोटेट करवाया, ये केस आ गया। अब इस पॉइंट से हम उसको मजीद रोटेट करवा रहे हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे आ गए हम, और आपका जो एंगल है वो आ गया, लेट्स सपोज हम 135 डिग्री ले लेते हैं। हम 45 के मल्टीपल में चल रहे हैं ताकि आसानी रहे कैलकुलेशन में। अब अगर हम tan थीटा को सपोज करें tan 135 डिग्री, तो आपके पास जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा -1। मीन्स आपके पास क्या होगा, 0 से वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, अब यहाँ से वापसी डिक्रीज होती जाएगी। तो आपके पास इस तरह से स्लोप चल रहा होगा। स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक्चुअली आपको याद रखनी है। मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी, मिनिमम क्या है 0, और फॉर्मूला क्या है सबसे आसान tan थीटा। स्लोप के आपके पास कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं। अब अगर हम इस डेफिनेशन की तरफ आए, इसको हम रेज नहीं करते अभी, स्लोप आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का चेंज हो किसकी वजह से, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से चेंज हो। तो इससे आपके पास स्लोप की एक और फॉर्मूला आता है जो हमारे पास बराबर होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, कि आपके पास कोई जो लाइन है वो कितना राइज कर रही है और कितना रन कर रही है। राइज मीन्स आपके पास होता है कि वो डिस्टेंस जो एक लाइन वाई एक्सिस में कवर करी है, राइज में क्या है वाई एक्सिस राइज हो रहा है, और एक्स में क्या होता है, इसको हम रन बोलते हैं। तो मीन्स कितने जो लाइन है वो वाई एक्सिस में गई है और कितनी एक्स एक्सिस में गई है, इसके रेशो को भी हम स्लोप बोलते हैं। जैसे आपके पास इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक लाइन थी जो ऐसे जा रही है, ऐसे ले लेते हैं, सही है। और अब हमने क्या किया है, जरूरी नहीं है कि लाइन जो है वो ओरिजिन से ही जाए, ओरिजिन आपके पास ये वाला पॉइंट होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि लाइन ओरिजिन से ही जाए, लाइन कहीं से भी जा सकती है, उसका स्लोप होगा। और हम क्या बोलते हैं कि आपके पास यहाँ से लेट्स सपोज इस पॉइंट से सपोज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट था वो y में 2 था और यहाँ पे आके y में 0.4 आ गया।
सिमिलरली यहाँ इसी पॉइंट पे अगर हम देखें x में तो 0 होगा और इस पॉइंट पे आके x में आपके पास वैल्यू आ गई लेट्स सपोज 5। तो हमारी जो लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना राइज कर गई है, 2 पॉइंट्स, 2 से 4 चली गई है। तो आप कैसे स्लोप निकालेंगे, स्लोप फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 4 - 2 डिवाइड, ये आपका x में चेंज आ गया है, इस पॉइंट से बॉडी कितनी हाइट पे गई है, 2 पॉइंट्स हाइट पे गई है ना, तो 4 - 2 आपके पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली x एक्सिस में आए, रन कितना किया इसने 0 से 5 तक, मींस 5 पॉइंट आगे आई है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली 5 लिखें या अगेन फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 2 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई है और ये आपके पास आ जाएगी 0.4, आई थिंक 0.4 आएगी, यस 0.4 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी स्लोप की। तो हमने अभी अभी देखा था स्लोप एक्स एक्सिस का क्या था 0, लाइन थोड़ी सी बेंड कर गई ना, ऊपर गई है, स्लोप की वैल्यू बढ़ गई आपके पास। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपका इन्फिनिटी तक जाएगी। मींस हमने क्या किया है यहाँ पे, ये जो डेल्टा y है इसे मैं क्या लिखूंगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, मींस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सिमिलरली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये आपके पास स्लोप के ही, ये पूरा स्लोप का एक ही फॉर्मूला है। राइज अपॉन रन भी बोल सकते हैं कि कितना बॉडी हाइट पे गई है और कितना रन किया है उसने। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोल सकते हैं कि y में कितना डिस्टेंस कवर किया है और x में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, अब आपके पास ये स्लोप जो मैंने बताए हैं, हमेशा जो स्लोप होगा वो लाइन का होगा, कर्व के स्लोप नहीं होते आपके पास। अब कर्व के स्लोप क्यों नहीं होते इसको देखते हैं हम। लेट्स सपोज मैंने आपको क्या बताया कि एक हम कर्व ले लेते हैं। लेट्स सपोज वही हमने लास्ट लेक्चर में जैसे अभी थोड़ी देर पहले बल्कि देखा है, पैराबोला। याद है आपको पैराबोला? हमेशा जो स्लोप है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, जो ये एंगल बनाएगी किससे, एक्स एक्सिस से। तो अगर आप देखें ये एक्स एक्सिस से काफी सारे एंगल्स बना रही होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं तो वो लाइन तो ऐसे जा रही होगी, इस पॉइंट पे लाइन बनाता हूं तो वो लाइन ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे अगर लाइन बनाना चाहूँ तो वो ऐसे जा रही होगी। एक्चुअली इनको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब टेंजेंट क्या होते हैं? टेंजेंट आपके पास जैसे लेट्स सपोज एक सर्कल है और मैं कहता हूँ कि इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो इस सर्कल को एक ही बार कट करेगी। मींस जैसे लेट्स सपोज मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं और आप बोलो ये एक ही बार कट कर रही है सर्कल को, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी लाइन को अगर मैं मजीद आगे ले जाऊं तो दूसरी बार भी कट कर दिया है इसने, तो ये आपका टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्या होगा? जो इस सर्कल को एक ही बार कट करे। जैसे अगर मैं बोलता हूं एक ऐसे लाइन बना दी हमने, मैं इसको इस डायरेक्शन में कितना भी लॉन्ग करूं और इस डायरेक्शन में कितना भी लॉन्ग करूं, ये सर्कल को दोबारा कट नहीं कर सकती। सिमिलरली मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे बनाना है, आप कैसे बना दोगे उसको, लाइन को ऐसे बना दोगे। मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे बनाना है, आप लाइन ऐसे बना दोगे, एक एक बार कट करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो हमें हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखें, ये जितनी भी मैंने ब्लू लाइंस बनाई है ये सारी टेंजेंट है कर्व के ऊपर। और कर्व कौन सा है? पैराबोला। तो आपके पास एक और रूल भी होता है स्लोप को फाइंड करने का, और वो सबसे आसान रूल है। मैंने आपको इस ग्राफ की इक्वेशन बनाई थी y = x²। हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, ये मैंने आपको पहले बताया था और आप जल्दी से इसे देख लें। हमने क्या किया, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दें, एक तरफ dy/dx आ जाएगा और एक तरफ d/dx ऑफ x²। हमने क्या देखा था, पावर को कोफिशिएंट बनाएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये जो dy/dx है ये बराबर होता है m के, और मीन्स ये बराबर है m के। और यहाँ क्या आ जाएगा, पावर कोफिशिएंट बनेगी x और पावर में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 हम लिखते नहीं है। तो स्लोप की आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, स्लोप आपके पास 2x आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कर्व है इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर स्लोप चेंज होता जा रहा है। अगर वैल्यू आ गई है आपकी, इसका मतलब है कि स्लोप जो आपने फाइंड किया वो लाइन का है। अगर आपके पास उस वैल्यू के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए, इसका मतलब है कि स्लोप लगातार चेंज होता जा रहा है। अगर आप क्या करते हो, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आपने बोला x की वैल्यू है, अच्छा इससे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहीं से मेरे माइंड में आ गई। अगर मैं बोलता हूँ, इसको मैं एक बार मिटा के दोबारा बनाता हूँ थोड़ा साफ करके। ये आपके पास xy एक्सिस, ये रहा आपका कर्व, और मुझे
इस पॉइंट पे स्लोप देखना है। तो अगर सबसे पहले टेंजेंट कैसे बनाएंगे इस पॉइंट पे, वो टेंजेंट कैसे बनेगा, एक्चुअली वो एक्स एक्सिस पे एक लाइन बनेगी जो क्या होगी, टेंजेंट, और इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसा ही है ना, ये पॉइंट 0,0 होता है, x की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, 2 × 0, तो 2 × 0 क्या आएगा, 0। ये किसका स्लोप आ गया, आपने लाइन कहाँ बनाई थी, x एक्सिस पे, स्लोप x एक्सिस का ही आया है। तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। आपके पास काफी सारे मेथड्स हैं, आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो आपका ये है जो आपका पूछा जा सकता है पेपर में। देन आपके पास आता है इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है, तो आपके पास एक इक्वेशन होती है जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट का एक रिलेशन आता है। उस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, y = mx + c, जिसमें ये c रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को, और ये इंटरसेप्ट आपके पास होता है y इंटरसेप्ट। दो तरह के इंटरसेप्ट हैं, एक x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट। और ये आपके पास क्या होते हैं कि जैसे एक हम अगेन एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, इसके ऊपर हमने एक लाइन बनाई, हम देखते हैं कि जब ये लाइन y को टच करती है तो x की वैल्यू क्या होगी। y एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास जब y एक्सिस को इसने टच किया तो x में वैल्यू क्या होगी, 0, और y में लेट्स सपोज यहाँ पे y की वैल्यू 5 थी, तो ये पॉइंट आ गया 0,5। सिमिलरली हम यहाँ पे आए, अब y में 0 हो गई है वैल्यू, और x में लेट्स सपोज 4 थी, 4,0। इन पॉइंट्स पे हमने पॉइंट लिख लिए। तो जब ये लाइन x एक्सिस पे टच होगी तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, मींस यहाँ पे जो 4 आया है ये आपके पास x इंटरसेप्ट है। और जब ये लाइन y एक्सिस पे टच होगी तो y में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी y इंटरसेप्ट। अब अगर आप इस इक्वेशन की तरफ आए, इंटरसेप्ट क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे कोई लाइन या कोई कर्व क्रॉस करेगा, किसको, एक एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो वहां पे जो पॉइंट आएगा वो आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो x इंटरसेप्ट, y पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप और y इंटरसेप्ट का एक रिलेशन बता रही है कि इस तरह से हम स्लोप और y इंटरसेप्ट को रिलेट करवा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट। मैं एक बार स्लोप की डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। हमने यही फॉर्मूला देखा है ना इसका, m = चेंज ऑफ वन वेरिएबल मींस डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो ये आपके पास क्या होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो आप इसे नोट करें, देन हम आगे करते हैं। नाउ अब आपके पास टाइप्स ऑफ ग्राफ में लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ्स आते हैं। लीनियर ग्राफ मींस, मैंने आपको दो तरह के ग्राफ अभी ही बताए हैं। लीनियर ग्राफ कौन से थे, जिसमें आपके पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कोई भी एक लाइन आ रही है, वो लीनियर ग्राफ होंगे। और जैसा कि मैंने पैराबोला अभी बनाया था कुछ ऐसे, ये क्या है, कर्व हो गया ना, मींस ये नॉन लीनियर ग्राफ है आपके पास। और आपकी बुक में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको इस तरह की एक डायग्राम दी हुई है और आपको कहा जा रहा है आप स्लोप भी फाइंड करो और y इंटरसेप्ट फाइंड करो। तो स्लोप फाइंड कैसे कर सकते हैं, आपके पास दो मेथड्स हैं स्लोप फाइंड करने के। पहला हमारे पास मेथड कौन सा था, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, m = स्लोप है, m रिप्रेजेंट करे स्लोप को, और वो बराबर होगा किसके, राइज डिवाइडेड बाय रन, जो बराबर था किसके, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मींस y में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है डिवाइडेड बाय x में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर कोई से भी दो पॉइंट चूज करने, जिसे आप सपोज करेंगे y और x के लिए, y2 y1 मींस आपको y के दो पॉइंट सपोज करने। लेट्स सपोज इसी ये आपके पास ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका एक्चुअल लाइन है, इसमें हम दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं। आपकी बुक में 0 और यहाँ से कोई लिया हुआ है, लेट्स सपोज हम कोई और सा लेते हैं, हमने एक ये ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया। सही, आप कोई से भी दो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट लें, ये लें, ये लें, कोई से दो लेने, आपकी मर्जी है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इधर x की वैल्यू क्या है 15 और y की वैल्यू 30, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 5,
और y की वैल्यू है 10। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x2 एंड y2। हम इस पॉइंट से देखेंगे कि बॉडी राइज कितनी हुई है और रन कितनी हुई है। तो अगर आप देखें इस पॉइंट पे राइज हुई है 10 से 30 पे, मींस डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का। तो आप चाहे तो डायरेक्ट 20 लिखें, आप चाहे तो फॉर्मूले को यूज करें, फॉर्मूले को यूज करने में आसानी है। y2 की वैल्यू क्या है 30 माइनस y1 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय x2, ये रहा x2 की वैल्यू 15 और माइनस x1 मीन्स ये रहा x1 की वैल्यू 5। तो इसे अगर आप सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 20 और डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 और 10 मल्टीप्लाई 2। तो आपके पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। स्लोप फाइंड करने का एक दूसरा मेथड भी हमने देखा है, क्या था कि अगर आपको यहाँ पे जो थीटा है अगर आपको वो पता लग जाए तो भी तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसी में अगर आप देखें आपके पास 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है आपके पास। आपको ये एक ट्राइंगल सपोज कर ले, कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज हमने ये 2 पॉइंट्स लिए थे, अब बीच वाले पॉइंट्स पे हम ट्राइंगल सपोज करते हैं, जिसमें हम कौन सा ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं, रेड से बना देते हैं। इस ट्राइंगल को सपोज करें, आप कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप देखें इस ट्राइंगल में x में डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, तो मीन्स आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या हो गया 10 आ गया। और y में कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस है जो किसके बराबर है 20 के, ये हमारे पास y में डिस्टेंस आ गया 20। और आप क्या फाइंड कर रहे हैं, थीटा। तो क्या करेंगे, आपके पास tan थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, tan थीटा का एक फॉर्मूला आपके पास ये भी तो होता था कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये भी तो फॉर्मूला होता था ना आपके पास। तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू 10 और यहां आ गया tan थीटा। अब 10 इंटू 1 अगेन 10 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2। हमने क्या देखा था, स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप भी तो इसी के बराबर था tan थीटा के। तो ये जो 2 की वैल्यू आई है वही तो आई है जो यहां फाइंड की है आपने। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्चुअली एक ही चीजें हैं आपके पास। आप चाहे स्लोप ऐसे फाइंड करें चाहे ऐसे फाइंड करें, आपके लिए आसानी होनी चाहिए। अब आपको इस लाइन में y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, जो कि आपको नजर आ रहा है y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट क्या था, जब एक लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहां पे y कंपोनेंट जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। तो आप देखेंगे लाइन आई और 0 पे आके किसको टच कर रही है, y एक्सिस को, क्योंकि ये y एक्सिस तो नीचे भी जा रही है ना, ऐसे हम यहाँ के एक्सिस खत्म नहीं हो रही। तो y एक्सिस जब नीचे जा रही है तो इंटरसेप्ट तो y पे 0 आ रहा है ना, लेकिन हमने इसको फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। आपको इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगेन ये जो x और y है, आप कोई सा भी एक पॉइंट इसी पे सपोज कर लें, आप चाहे तो ये करें, चाहे ये, चाहे ये, चाहे यहाँ पे कर लें। तो हमने कौन सा, हमने वैसे तीनों पॉइंट से यूज किए। लेट्स सपोज हम ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट यूज करते हैं अब, जो क्या है आपके पास 15 एंड 30। तो ये आपका x की वैल्यू है और ये वाली y की वैल्यू है, इसे हम यहाँ पुट करते हैं। y क्या है आपके पास 30 इक्वल्स टू स्लोप फाइंड किया हमने 2 बार, स्लोप की वैल्यू 2 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू 15 प्लस c। तो आपके पास आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15, ये भी 30 प्लस c। 30 इस तरफ प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 30 इक्वल्स टू c। प्लस माइनस कैंसिल होंगे, c 0 इक्वल्स टू c और c की वैल्यू क्या आ गई 0। हम यही तो यहाँ देख रहे थे कि ये कहाँ आके y एक्सिस को टच कर रही है 0 पे, वहां पे इंटरसेप्ट भी 0 आ गया फॉर्मूले से। तो आपने एक चीज आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये यहाँ 0 पे, लेकिन आपसे उन्होंने रीजन नहीं पूछा, आपसे उन्होंने सॉल्यूशन मांगा है। तो हमेशा अपने चीजों को सॉल्यूशन के तौर पे प्रूफ भी दिखाना है कि भाई ऐसा है तो क्यों है। तो ये आपके पास ग्राफ्स हैं और मैंने आपको ग्राफ्स के अंदर आज पीएचडी करवा दी है।
तो उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।